देखो, काठमांडू से उड़ता है ये विमान, शाम 4 बजे के आसपास उड़ता है। नई दिल्ली पहुंचना होता है, घंटे 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन यहां पर हाईजैकर्स कहते हैं कि नहीं भाई, यहां नहीं उतारना है। आप यहां से निकलते हैं और निकल करके इन्हें लाहौर ले जाने का आदेश दिया जाता है कि लाहौर लेके चलो। हाईजैकर्स के असली नाम क्या थे? इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शकीर वो हुई थी। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, उसे पहले जान लेना जरूरी है और उसके बाद में इस कहानी को और डिटेल में समझ पाएंगे। अभी एक बार के लिए आप इस मैप को देखें। इस मैप की पूरी कहानी ही आपको जानने योग्य है। सारी की सारी स्टोरी इसी के पीछे की पॉलिटिक्स के साथ घूम रही है। देखो, काठमांडू से उड़ता है यह विमान दिसंबर 24 को, शाम 4 बजे के आसपास उड़ता है। नई दिल्ली पहुंचना होता है, घंटे 1.5 घंटे का सफर है, लेकिन यहां पर हाईजैकर्स कहते हैं कि नहीं भाई, यहां नहीं उतारना है। आप यहां से निकलते हैं और निकल करके इन्हें लाहौर ले जाने का आदेश दिया जाता है कि लाहौर लेके चलो। लाहौर में ये लैंड होने वाले होते हैं, लेकिन लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन्हें मना कर देता है कि हम आपको यहां उतरने नहीं देंगे। क्यों नहीं उतरने देंगे? अब उसके पीछे की थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझ लो क्या हुई थी। असल में वर्ष 1999 में, अगर आपको याद हो, तो कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर की कहानी को थोड़ा सा समझिए। देखिए, एक टाइमिंग है, ये टाइम फ्रेम बड़ा ही क्रूशियल है। 1998, 1999 ये दोनों वो टाइम फ्रेम है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। भारत के अंदर परमाणु परीक्षण का होना हुआ या फिर कारगिल वॉर का होना हुआ। ये दो वो घटनाएं हैं जिनकी वजह से इतिहास पूरी तरह भारत पाकिस्तान के रिश्तों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, भारत ने जब पोखरण परमाणु ब्लास्ट किया तो भारत में उस समय अटल जी की सरकार हुआ करती थी। अटल जी की सरकार थी तो भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए गए कि भैया भारत वालों, अब आप लोगों ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, अब आप सैंक्शन देखो। भारत पर प्रतिबंध लग गए साहब। लेकिन अटल जी की सरकार फिर से मई के अंदर बनकर आती है। सरकार बनकर आती है, इसी बीच में पता चलता है कि भारत के कारगिल के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस आए हैं। घुसपैठिए घुसने की सूचना जब भारत को मिलती है, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अटल जी की सरकार मई में फिर बन चुकी है। अटल जी की पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 5 साल की पूरी सरकार। तो अटल जी के 1999 में जो सरकार बनी, उसमें अटल जी एक गठबंधन की सरकार के साथ आए थे। एनडीए की सरकार थी जिसमें बीजेपी, जो कि सबसे ज्यादा सीटें लेकर थी, उसके पास 182 सीटें थी। जैसे आज 240 है, ऐसे उस समय इनके पास 182 एमपी थे और कांग्रेस के पास लगभग 114 एमपी थे उस समय अपोजिशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था, यानी गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकारें जो हैं वो किस तरह से चलती हैं, मजबूर होती हैं या मजबूत होती हैं, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में एनडीए की सरकार है, बीजेपी 182 पर है। अब यहां पर बड़ा ही जबरदस्त पॉलिटिकल खेला है, और वो क्या है? 99 में कारगिल वॉर चल रहा है, 26 जुलाई को हम कारगिल जीत जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात समझिए, उस समय पाकिस्तान में सरकार होती है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ साफ साफ ये कह रहे होते हैं कि मैं इस कारगिल वॉर के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। नवाज शरीफ डे वन से यह कह रहे होते हैं कि कुछ कबीले के लोग हैं जो जाकर के कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिए, यह पाकिस्तान का किया धरा नहीं है। नवाज शरीफ जब इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन यहां पर कबीलों के साथ में सेना का होना जब पता चलता है कि कारगिल के अंदर असल में कबीले नहीं, कबीले की वेशभूषा में पाकिस्तानी सेना है जो अंदर घुसाई है, तो नवाज शरीफ को भी जब यह बात पहली बार पता चलती है कि मेरे साथ ही धोखा हो गया, उस समय पाकिस्तान की सेना में परवेज मुशर्रफ जो है ना, वो उस समय पर क्या होते हैं? जनरल होते हैं, सेना के जनरल होते हैं। अब नवाज शरीफ पीएम पाकिस्तान, इधर परवेज मुशर्रफ जिन्होंने नवाज शरीफ को धोखे में रखा था। किस बात के धोखे में? कि साहब वहां पर कबीले गए हैं, सेना नहीं गई है। नवाज शरीफ इनसे पूछते हैं कि क्या आपने वहां सेना भेजी है? बोले नहीं। लेकिन जब युद्ध होने लगा, सेना के सारे हथियार वहां दिखने लगे, तो यह समझ में आ गया कि नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने धोखे में रखा है। ऐसे में नवाज शरीफ की सरकार को ही गिरा दिया जाता है। अराउंड अक्टूबर के आसपास की बात है, परवेज मुशर्रफ तख्ता पलट कर देते हैं, नवाज शरीफ को हटा करके, और परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान की सरकार को कब्जे में ले लेते हैं। इसका मतलब अब पाकिस्तान में जिस समय यह हाईजैक हो रहा है,
परवेज मुशर्रफ सरकार में बैठे हुए हैं, सेना प्रमुख अब देश चला रहे हैं। तो अब स्थितियों को समझिए। स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि 1999 दिसंबर में जिस समय यह हाईजैक हुआ, उससे 3 महीने पहले ही पाकिस्तान कारगिल का युद्ध हार कर बैठा था। परवेज मुशर्रफ युद्ध हार कर बैठा था। भारत से कितना खिसियाया होगा इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। ऐसे में आतंकियों को लाहौर में जाता देख स्वाभाविक सी बात है कि वो इस घटना के पीछे है, वो इस तरह से इस घटना के पीछे है कि वो हार का बदला लेना चाहता है। जो हार उसने हाल ही में कारगिल में देखी है उसका बदला लेना चाहता है, ये सर्वविदित है। लेकिन फिर भी अपनी इमेज को बचाने के लिए वो आतंकियों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहता। इसलिए लाहौर से साफ मना कर दिया जाता है आतंकियों के जहाज को उतरने से कि साहब हम नहीं उतरने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती फिर से एक संघर्ष और शुरू हो जाए। मतलब इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई यानी खुफिया एजेंसी थी, लेकिन फिर भी वो इस पूरी घटना में अपने आप को चुप बिठा करके कि हम फ्रंट फुट पर नहीं आना चाहते। आतंकियों का मामला है, वो आतंकी जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सेना का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में तीन हेड हैं, मतलब 3 पावर संस्थाएं हैं, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी। जैसे भारत में होता है ना न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ऐसे इनके यहां पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकी। पाकिस्तान की सरकार को तो पलटा दिया गया क्योंकि नवाज शरीफ हट गए, परवेज मुशर्रफ सत्ता में है क्योंकि सेना प्रमुख हैं। आतंकियों ने अपनी तरफ से काम किया है तो बोले हम उसके जिम्मेदार नहीं होते साहब। यानी पाकिस्तान 3 तरह से चल रहा था, आज भी वैसे ही चलता है। आने दीजिए, आगे चलते हैं साहब। लाहौर में उतरने नहीं दिया गया, अब फ्यूल खत्म होने लगा। अच्छा, उस समय की जो फ्लाइट्स हुआ करती थी, जो डोमेस्टिक या अंतरराष्ट्रीय छोटी दूरी की फ्लाइट होती थी, इनमें इतना ही फ्यूल एक बार में भरा जा सकता था कि ये 4 घंटे ही उड़ सकती हैं। ऐसे में यहां से उड़ी फ्लाइट जो नई दिल्ली पहुंचने वाली थी, 4 बजे उड़ी हुई फ्लाइट थी जिसे अमृतसर पहुंचना था। अब सॉरी, देखिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर उतरने के लिए जब इसने कहा तो मना कर दिया। अब देखो, इसको उतरने के लिए जब मना कर दिया तो ये फ्लाइट घूमकर वापस अमृतसर आई। तो लाहौर उतरने नहीं दिया गया तो अमृतसर घूमकर आई। अमृतसर इस जगह पर क्यों उतारा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो फ्यूल भरवाना है। अब फ्यूल भरवाना है, अमृतसर में फ्लाइट को उतारा गया। पहली बार लाहौर गई तो उतरने नहीं दिया, घूमकर वापस अमृतसर आई और यहां पर फ्लाइट लैंड हो जाती है। अमृतसर भारत के पंजाब का शहर, ठीक है, वहां पर फ्लाइट उतरती है। फ्लाइट कितने बजे उतरती है? 7 बजे उतरती है। 3 घंटे ऑलरेडी हवा में रह ली है, 4 घंटे ही अधिकतम चल सकती है। 4 घंटे बाद वो हवा में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर वो क्रैश हो जाएगी। ऐसे में अब 3 घंटे चल चुकी है। यहां पर विमान का पायलट बोलता है कि भैया इसकी रिफ्यूलिंग करा लो अगर इसको आगे लेकर चलना है। आतंकी कहां ले जाना चाहते थे? आतंकी इसे कंधार ले जाना चाहते थे। क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि वहां तालिबान का शासन था। तालिबान ऑलरेडी दुनिया भर की नजर में आतंकी थे। आतंकी भाई भाई इस तरह से बोले अपन वहां उतरकर चलेंगे। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखो। अमृतसर यहां पर 7 बजे ये फ्लाइट उतरती है। जैसे ही ये फ्लाइट उतरती है, इसके अंदर आतंकी अनाउंस करवाते भैया हमें तेल चाहिए, रिफ्यूलिंग कर दो। लेकिन डर यह रहता है कि अगर यहां पर फ्लाइट उतर गई तो यहां से सेना और पुलिस वाले आकर के आतंकियों के ऊपर फायरिंग कर देंगे और फायरिंग करके इस विमान को उड़ने ही नहीं देंगे। ऐसे में आतंकी इस फ्लाइट को बंद नहीं करते, चालू रखते हैं। लगभग 50 मिनट तक अमृतसर एयरपोर्ट पर यह विमान खड़ा रहता है। जितना फ्यूल था वो भी जलता रहता है, क्योंकि फ्यूल तो इतना ही है कि वो 4 घंटे अधिकतम चलेगा। इधर की तरफ 50 मिनट का समय निकलता है। यहीं पर एक तगड़ा काम होता है, और वो क्या है? भारत की सरकार को लगभग 5 बजे के आसपास ही पता चल चुका होता है कि हमारा विमान हाईजैक हो चुका है। अमृतसर पहुंचते पहुंचते भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके प्रमुखों को, गृह मंत्रालय को, इन सबको आइडिया हो गया कि अमृतसर में हमारा विमान अटक गया है। अब मजबूरी देखिए, दिक्कत यह हो रही है कि यहां अब पंजाब के बारे में भी सुन लो। देखो, इंडिया में सरकार किसकी चल रही है? तो इंडिया में सरकार चल रही है एनडीए की, जिसमें बीजेपी बहुमत में है। लेकिन बहुमत में है, किसी भी प्रकार से यह टैग नहीं होना चाहते कि हमने आतंकियों के कारण आम जनता को मार दिया। आम जनता को मारने का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। दूसरी तरफ चलिए, अमृतसर के अंदर प्रकाश सिंह बादल की सरकार है, अकाली दल, जो कि एनडीए का सहयोगी संगठन है।
अब बादल सरकार जब तक परमिशन अपनी पुलिस को ना दे, वहां के जो डीजीपी हैं उनको परमिशन ना दे, वो यहां पर जाकर इस पे हमला नहीं कर सकते। मतलब 50 मिनट तक विमान खड़ा रहा अमृतसर पर और फैसला लेने में सरकारें डरती रही, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार, क्योंकि अगर गलती से किसी आम जन को मार दिया गया जब बचाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो देश में इतना विरोध होगा कि सरकार गिर जाएगी। गठबंधन की सरकारों में कौन सा सहयोगी किस बात पर नाराज हो जाएगा नहीं पता, और सरकार गिर जाएगी। सरकार बचाने की जो कवायद थी ये यहां पर देखी जा रही थी। बार बार ये चीज यहां पर भी दिखाई गई है कि सरकार उस समय मजबूर ज्यादा दिखाई दे रही थी, मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि वही सरकार जो कारगिल जीत चुकी थी, वही सरकार अब इस समय आतंकियों के सामने अपनों को बचाने के लिए उसमें थी कि यार कोई मर ना जाए। ऐसे में यहां पर खड़ा रहा लगभग 50 मिनट विमान यहां से टेक ऑफ करता है बिना तेल भराए। तेल भराने आया था लेकिन तेल क्यों नहीं भरा पाया? क्योंकि जो तेल भरने वाला ट्रक गया था उस ट्रक से डर यह लगा कि इसके पीछे सेना है और वो जैसे ही यहां पर आएगी और वो गोलीबारी कर देगी। विमान बिना एटीसी की परमिशन लिए ही यहां से उड़ा दिया जाता है और यहां से विमान को उड़ाकर फिर से पाकिस्तान ले जाया जाता है। अब पाकिस्तान ने अब तक परमिशन नहीं दी थी, लेकिन पाकिस्तान को मजबूरी में अब परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि पायलट लाहौर के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलता है कि अगर आपने मुझे उतरने नहीं दिया तो मैं क्रैश लैंडिंग करा दूंगा। क्रैश लैंडिंग का मतलब बच जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो मरना तय है। मतलब उस तरह से विमान को उतारा जाएगा कि अब कुछ ऑप्शंस नहीं बचे हैं। 1-2 मिनट उड़ने भर का तेल बचा है, उतारने देते हो तो ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने उस समय भी रनवे की लाइट बुझा दी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से फ्लाइट को उतारा जाता है और उतार करके लाहौर में जैसे उतारा जाता है, पाकिस्तान उसको रिफ्यूल कर देता है, तेल भर देता है और कहता है कि आप यहां नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर में उसकी इंसल्ट हो रखी है। किस बात पर इंसल्ट हो रखी है? कि तुम कारगिल में यह कहकर के कि कबीले वाले गए हैं, अपनी सेना को भेज दिए। अब फिर से तुम हाईलाइट हो जाओगे कि आईएसआई ने कंधार ये हाईजैक करवाया है। तो इस चक्कर में पाकिस्तान तेल भरते ही कहता कि यहां से निकल लो, हम बदनाम नहीं होना चाहते। मतलब ये लोग इस काम को भी बड़ा ईमानदारी से करना चाह रहे थे, यानी कि ये काम अपहरण का भले ही हो, इनकी नजर में बड़ा ईमानदारी पूर्वक अपनी इमेज को साफ सुथरा रखते हुए हो रहा था। कोई बात नहीं साहब, यहां से तेल भरवाता है। अब तेल भरवाकर यह विमान पहुंचता है कंधार, लाहौर से कंधार। लाहौर से कंधार की तरफ जब पहुंचता है तो साहब यहां पर अफगानिस्तान के कंधार में एयरपोर्ट पर जो लाइट्स होती हैं, जहां से रनवे दिखाई देता है, कंधार इतना लीस्ट डेवलप्ड एयरपोर्ट था कि वहां पर एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो बोले अब क्या करें? बोले यहां तो लाइट ही नहीं है, अब उतारे कहां? अगेन मजबूरी क्या है? 4 घंटे के अंदर अंदर उतारना है, अदरवाइज फिर से हालात खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में अफगानिस्तान अगर जाते हैं तो वहां तो एयरपोर्ट पर लाइट ही नहीं है, उतारेंगे कैसे? ऐसे में फिर दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, बोले चलो दुबई चलते हैं। दुबई के लिए फ्लाइट को मोड़ दिया जाता है। 8 बजे यह फ्लाइट निकलती है और यह दुबई पहुंचती है 1:32 पर। आपको यहां 5.5 घंटे का अंतराल दिख रहा होगा। असल में दुबई का टाइमिंग यहां के टाइमिंग से 1-1.5 घंटे का आगे चलता है। ठीक है, ऐसे में दुबई के टाइमिंग के अनुसार यहां पर फ्लाइट पहुंचती है। यहां एक वायुसेना के अड्डे पर फ्लाइट को उतारा जाता है। दुबई सरकार, जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत पावरफुल थी। क्यों पावरफुल थी? क्योंकि दुबई ने उतरने तो दिया, लेकिन अमेरिका और दुबई के बीच यानी कि यूएई के बीच में बहुत अच्छी सूझबूझ हुआ करती थी। भाई पैसे वाला देश था ये, यहां का शेख अमेरिका से पूछ के ही सब करता था। ऐसे में जब ये यहां उतरते हैं और यहां पर फिर तेल मांगते हैं आतंकी कि हमें तेल दे दो, तो यहां पर यूएई के साथ भारत सरकार निरंतर इनके संपर्क में थी और इनसे कह रही थी कि सर आप उनको अगर तेल देते हैं तो तेल के, अच्छा देखो उस समय पर भारत के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे आज आप देखते हो ऐसे नहीं हुआ करते थे। भारत उस समय स्ट्रगलिंग इकोनॉमी था, लगातार इतने सारे युद्ध देख चुका था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा कोई बहुत बड़ा सिक्का नहीं चलता था, भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी ही लाचार प्रकार की थी। आज आप दुनिया में टॉप 3 टॉप 5 में बैठे हुए हैं। उस समय पर स्थितियां बड़ी खराब तरह की रहा करती थी।
ऐसे में दुबई के पास भी हम बहुत ऑथेंटिक तरीके से और अथॉरिटेटिव तरीके से नहीं कह पा रहे थे, रिक्वेस्टिंग मोड में हमारे प्रयास चल रहे थे कि सर अगर हो सके तो महिला, बुजुर्ग, बच्चे उनको उतरवा लीजिए तेल के बदले। अच्छा, इनके पास भी ऑप्शन यह है कि हवाई जहाज यहां से उड़कर, अब समुद्र में तो गिराओगे नहीं, फारस की खाड़ी में तेल चाहिए तो इसमें से बच्चे निकाल के उतार दो, महिलाएं और बच्चे यहां से उतार दो। तो यहां से कुछ 25-30 के आसपास जो सवारियां हैं वो दुबई एयरपोर्ट पर उतार दी जाती हैं। सवारियां उतरती हैं, बदले में तेल मिलता है, दिन होने का इंतजार होता है। सुबह सुबह ये भाई लोग यहां से अपना जितना भी भारत की तरफ से कोऑर्डिनेशन था, अपने जो परिवारजन थे उनको वापस ले लेते हैं। इधर आतंकी जो हैं वो अपनी फ्लाइट उठाते हैं और उठा करके वापस अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह 8:33 पर कंधार में 25 दिसंबर के दिन फ्लाइट लैंड हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जितनी देर फ्लाइट घूमी है, यहां पहुंची है, इस पूरे दौरान कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। यहां पहुंचने से पहले आतंकियों ने कोई भी मांग नहीं रखी। यहां पहुंचकर ही उन्होंने अपनी तरफ से मांगे रखी कि हम चाहते क्या हैं। मतलब ये देखें आप कि यहां तक पूरा कार्यक्रम कालखंड जो हुआ, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज के समय में और उसके समय में कितना अंतर है। आज के समय में इतनी तेज टेक्नोलॉजी है, इतनी तेज, आज अगर ऐसी घटना हो तो हवा के अंदर ही फाइटर जेट्स पहुंच जाएंगे। आज अगर ऐसी घटना हो तो क्रॉस बॉर्डर भी रडार में चीजें पता चल जाएंगी। आज अगर ऐसी घटना हो तो यूएई के अंदर अब भारतीय सेना खुद जाकर के कार्रवाई करने में सक्षम होगी, क्योंकि यहां पर हमारे बहुत अच्छे देश के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। तो ऐसे में उस समय मतलब सब कुछ चल रहा था और दिल्ली के अंदर बस बैठकर यह मंथन हो रहा था कि करें तो करें क्या। इस तरह से यह घटना घटी कि इस पूरे कालखंड में यहां तक विमान पहुंचता है इस उम्मीद के साथ कि ठीक है, अब देखते हैं ये लोग क्या मांगते हैं। यहां पर उस समय देश में विदेश मंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह केंद्र के मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। अब यहां से नेगोशिएशन शुरू होता है। कंधार के अंदर बैठे जो हाईजैकर्स हैं उनके द्वारा मांग रखी जाती हैं, क्योंकि यहां तालिबान का शासन है। तालिबान का शासन है, कंधार के अंदर फ्लाइट खड़ी है तो तालिबान की भी माननी पड़ेगी। ऐसे में भारत की तरफ से कुछ अधिकारी, जिसमें उस समय के जो बड़े अधिकारी थे उन लोगों को यहां पर भेजा जाता है, जिसमें अजित डोभाल साहब भी एक अधिकारी हैं। उस समय वो एक मतलब अधिकारी होंगे, उस समय जिस भी लेवल पर रहे होंगे, वो यहां पर पहुंचते हैं और यहां पहुंच करके इनके साथ में नेगोशिएशंस शुरू होते हैं। नेगोशिएशंस में इनके द्वारा, आतंकियों के द्वारा 36 आतंकियों की रिहाई, $200 मिलियन और एक आतंकी का शव जो कि भारत में दफन है उसे मांगा जाता है। 36 आतंकी, $200 मिलियन और एक आतंकी का शव जब मांगा जाता है तो यहां से जो गए हुए जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो इनके साथ निरंतर नेगोशिएट करते रहते हैं। नेगोशिएशन के अंदर शव को लेकर के और पैसे को लेकर तालिबान वीटो कर देता है। तालिबान बोलता है कि यह गैर इस्लामिक है और हम अपने देश में ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो गैर इस्लामिक हो। ऐसे में हम आपको ना तो शव मांगने देंगे ना पैसे मांगने देंगे, बाकी चीज जो मांगनी है उसके लिए नेगोशिएशन करते रहो। इधर 36 वर्सेस भारत के सारे की सारे जो नागरिक हैं उनके लिए नेगोशिएशन शुरू होते हैं कि इतने आतंकी छोड़ोगे तब हम आपके लोगों को छोड़ेंगे। काफी दिन तक ये नेगोशिएशन चलते हैं, लगभग 6-7 दिन तक की ये घटनाक्रम चलती है। आखिरी दिन जाकर के तालिबान, भारत के सभी प्रयास, उसके बाद इस सभी संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह निकलता है कि भारत सरकार 3 आतंकियों के बदले अपने लोगों को छुड़ाने में कामयाब होती है। लेकिन जिन आतंकियों को भारत ने छोड़ा, अच्छा, छोड़ने के लिए भी भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री गए और वो अपने साथ में उनको लेकर गए और वहां पर उनको यहां रिहा किया जाता है। इसके साथ साथ अपने लोगों को सुरक्षित वहां से वापस लाया जाता है। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ उस दौरान आप विचार कीजिए, लगभग 31 दिसंबर को जाकर के ये लोग भारत वापस लौटे हैं। तो 24 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भारत में जो हालात थे वो हर मीडिया की हेडलाइन यही थी, हर अखबार की हेडलाइन यही थी, कंधार हाईजैक, सरकार से तमाम प्रकार के प्रयास। और सरकार उस समय केवल इसलिए शांत कि यहां पर एक्शन क्या लें। अगर हम डायरेक्ट सैन्य कार्रवाई कर दें, मतलब भारत की खुफिया एजेंसी के लोग इस तरह से भी तैयार थे कि हम यहां पर डायरेक्ट कार्रवाई कर दें, लेकिन सबसे बड़ा डर यह कि अगर लोग मर गए तो भारत में कितने सवाल पूछे जाएंगे। ये वस्तु स्थिति इस वेब सीरीज में दिखाई गई है।
अच्छा, अब यहां पर बवाल किस बात को लेकर हो रहा है, ये सारा घटनाक्रम मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर 36 आतंकियों की रिहाई, साथ में सज्जाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगे गए थे, ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। अब बवाल किस बात पर है उसको समझते हैं। देखिए, ये 3 आतंकी छुड़वाए गए थे, मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है कि जो व्यक्ति यहां से विमानों को ले जा, मतलब जो आतंकी यहां से विमान को अपहरण करके ले जा रहे थे, उन्होंने अपने जो कोड नेम थे ना, वो हिंदू कोड नेम रखे हुए थे। हिंदू कोड नेम में एक था चीफ, एक था डॉक्टर, एक था बर्गर, एक का नाम था भोला और एक का नाम था शंकर, यानी कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। सबने मंकी कैप लगाई हुई थी और एक दूसरे से जब वो बातें कर रहे थे तो वो बातें कोड नेम के साथ कर रहे थे, कोई भी किसी का ओरिजिनल नाम नहीं ले रहा था। अगर आप इन नामों पर गौर करें तो शंकर भगवान का नाम होता है, भोला भी भगवान शिव का नाम होता है, तो भगवानों के नाम ये आतंकी यूज कर रहे थे। हाईजैकर्स के असली नाम क्या थे? इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद शकीर। बोले ये असली आतंकी थे। फिलहाल के लिए चर्चा इस बात पर है कि उस समय जो लिया गया फैसला था वो सही था अथवा गलत था। सही और गलत की इस लाइन में आज भी जब जब चर्चा इस बात की होगी कि 3 आतंकियों को छोड़ा गया, उनके बदले हमने अपने लोग बुलाए, लेकिन वो आतंकी हमें कितने महंगे पड़े, क्योंकि जिस आतंकी मसूद अजहर को छोड़ा उसी ने जाकर के बाद में भारत में संसद पर हमला किया हो या पुलवामा पर हमला किया हो, वो सारे हमले उस व्यक्ति की वजह से हुए। ऐसे में जब जब उस आतंकी के हमले होते हैं, कंधार हाईजैक फिर से याद आता है और सरकार का वो फैसला फिर से रिकॉल किया जाता है जो फैसला सरकार ने उस समय पर किया था। सरकार के उन फैसलों को आज फिर से यदि याद किया जाए तो यही याद किया जाता है कि उस समय अटल जी सरकार में थे और अटल जी के साथ में सरकार में जो सहायक दल थे उसमें शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, समता पार्टी, बीजू जनता दल, डीएमके, जनता दल यानी जेडीयू और ममता बनर्जी वाली जो तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे की सारी उस समय सरकार के सहयोगी गठबंधन घटक दल हुआ करते थे जिस समय यह घटना हुई थी। ऐसे में जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जैसे कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है, मतलब ये जो तृणमूल कांग्रेस है या फिर शिरोमणि अकाली दल है, ये आज अपोजिशन में है, लेकिन उस समय ये सत्ता पक्ष के साथ थे। और उस समय के जो गठबंधन सरकार थी जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी नंबर के साथ नहीं थी, वो यहां पर सबसे ज्यादा सीट लेकर 182 सीट के साथ सरकार में प्रधानमंत्री पद पाई थी। ऐसे में गठबंधन की सरकार मजबूर ज्यादा दिखाई दी, मजबूत कम दिखाई दी। उन्होंने आतंकियों को रिहा किया, यही सबसे बड़ा सवाल बना।